नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं सेकंड ग्रेड टीचर और मैं जो भी आपको टॉपिक्स करवा रहा हूं वो निश्चित रूप से सीधे एग्ज़ाम में क्वेश्चन हिट होते हैं वही मैं करवा रहा हूं, मेनली उसको ही ध्यान में रखते हुए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि सेकंड ग्रेड तक की तैयारी करने वाले स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँचे। और जो आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो उससे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। आज हम मुद्दे की बात करते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स आता है, एक प्रश्न निश्चित रूप से यहाँ से आता है। भारत का मानसून तंत्र आपके सिलेबस में स्पष्टली उल्लेख है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर के सिलेबस में, और जो एसएसटी के विद्यार्थी हैं उनके लिए तो स्पेशली है ही। तो यहाँ से एक सवाल आता है, तो इसको बहुत बारीकी से और बहुत अच्छे से इसको आज कवर करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। आपको समझ आएगा कि वास्तव में मानसूनल सिस्टम होता क्या है। तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं। देखिए, भारत का मानसून तंत्र मैं आराम से पढ़ाऊँगा, बिल्कुल आराम से। भारत का मानसून तंत्र, और इसको बहुत जल्दबाजी में नहीं देखना है, बहुत समझते हुए देखना है, पेशेंस रखना है, जब जाके ये समझ में आएगा। अभी आपको समय नहीं तो इस वीडियो को बाद में देखें, लेकिन पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, सबसे पहले क्या दे रखा है, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। पहला ही प्रश्न बन सकता है कि भारत की जलवायु कैसी है, तो मानसूनी जलवायु है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके हिट होता है, क्योंकि यहाँ की जलवायु में मानसून की सर्वाधिक भूमिका है। कारण भी बता रखा है, क्योंकि यहाँ की जलवायु में मानसून की सर्वाधिक भूमिका है, इसीलिए इसको मानसूनी जलवायु कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, मानसून की अवधारणा। मानसून की अवधारणा जो है आपके, ये 10th की बुक देखोगे उसमें दे रखा है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मौसम या ऋतु। मानसूनी पवनें वस्तुतः मौसमी हवाएं होती हैं। मानसूनी पवनें जो होती हैं वो मौसमी हवाएं होती हैं, यानी मौसम विशेष में चलने वाली हवाएं हैं। ये वर्ष के 6 माह स्थल की ओर से तथा शेष 6 माह जल की ओर से चलती है। मतलब 6 महीने तो जल से किधर चलेगी, स्थल की ओर, और 6 महीने क्या चलेगी, स्थल से जल की ओर। यानी इसका डायरेक्शन 6 महीनों में चेंज हो जाता है। तो ये समझ में आ गया आपको। ये आपको ध्यान रखना, अरबी भाषा का शब्द है मौसम, जिसका अर्थ है मौसम या ऋतु। मानसूनी पवनें मौसमी हवाएं हैं। ये वर्ष में 6 माह स्थल की ओर से और शेष 6 माह जल की ओर से चलती हैं। जलवायु पर ही हमारे देश की कृषि और कृषि आधारित उद्योग, अन्य संबंधित आर्थिक पहलू निर्भर करते हैं। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को मानसून का जुआ कहा जाता है। ये भी फेमस क्वेश्चन है आरपीएससी का, कि भारत किसको मानसून का जुआ कहा जाता है, या हमारी अर्थव्यवस्था के लिए विशेषकर क्या शब्द प्रयोग में लिया जाता है आर्थिक पहलू को ध्यान में रखते हुए, तो मानसून का जुआ। क्योंकि अगर बरसात नहीं हुई तो लोगों की फसलें चौपट हो जाती है, और अगर बरसात बहुत ज़्यादा हो गई, बाढ़ की स्थिति आ गई, तो भी चौपट हो जाती है। वर्षा ठीक ठाक रहती है तो यहाँ पर जो फसल है वो एक तरह से जुए में हम पैसा लगाते हैं, तो पता नहीं कि वो लौट के आएगा नहीं आएगा, उसका फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे ही हमारी जो कृषि है वो भी मानसून पे निर्भर है। तो मानसून अच्छा रहा तो अच्छी फसल, नहीं तो फसल डूब जाती है। तो उस स्थिति में इसको मानसून का जुआ से इसकी तुलना करिए, मानसून का जुआ इसे बोला है। अब देखिए, मानसून की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पनाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप हल्के में मत लेना। जो परिकल्पनाएं हैं वो कई बार एग्जाम में पूछ जाती हैं। सबसे पहली जो परिकल्पना है वो संस्थापित परिकल्पना है, मतलब क्लासिकल हाइपोथेसिस। तापीय परिकल्पना तापीय परिकल्पना, सबसे पहले तापीय परिकल्पना। संस्थापित परिकल्पना कौन सी है, तापीय परिकल्पना है। ये अवधारणा स्थल एवं जल के वितरण और इनकी ताप ग्रहण व ताप मुक्ति के संदर्भ में भिन्न गुणों से संबंधित हैं। स्थलीय भाग शीघ्र ही गर्म और ठंडे होते हैं, जबकि जल देर से गर्म व ठंडा होता है। ग्रीष्म ऋतु में स्थल के शीघ्र गर्म हो जाने से न्यून वायुदाब बन जाता है, जबकि शीघ्र ताप ग्रहण न कर पाने के कारण अपेक्षाकृत
जल जो है वो ठंडा रहता है तथा वहाँ उच्च दाब बन जाता है। अतः इस ऋतु में जल से स्थल की ओर पवनें चलने लगती हैं। जलीय क्षेत्र से उद्गम होने के कारण पवनें आर्द्र होती है, इसलिए इन पवनों से व्यापक वर्षा होती है। देखो सीधा कंसेप्ट समझिए आप। मान लीजिए ये भारत का नक्शा है, ये भारत का नक्शा है। अब यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर पानी है, हिंद महासागर है। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये स्थल है, ये भाग स्थल है, ये भाग स्थल है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब गर्मी पड़ती है तो न्यून वायुदाब बन जाता है। न्यून वायुदाब कैसे बनता है कि जब गर्मी पड़ती है तो हवा हल्की होकर ऊपर उठती है और यहाँ हवा का जो प्रेशर है वो बिल्कुल कम हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि जो जल है वो ठंडा है, और जल ठंडा है, ठंडा होने की वजह से क्या है कि यहाँ पर हवा जो है वो हल्की होकर ऊपर नहीं उठती है, नीचे ही रहती है। तो यहाँ हवा का क्षेत्र ज़्यादा बना रहता है, यहाँ हवा ज़्यादा है और यहाँ पर कम है, यहाँ पर कम है और यहाँ पर ज़्यादा है। तो अब क्या करेगी हवाई, क्या करेगी, अब जो जहाँ पर जगह मिलेगी, मतलब जब दाब यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर न्यून वायु दाब है, तो अब हवाई इस ओर दौड़ेगी, इस ओर दौड़ेगी। तो अब ये जल से आ रही है, इसीलिए अपने साथ में थोड़ी सी आर्द्रता ग्रहण करके ला रही है, आर्द्रता ग्रहण करके ला रही है और फिर इधर दौड़ेगी न्यून वायुदाब की तरफ। तो इधर कहीं पहाड़ पर्वत से टकराकर या घने वृक्ष है वहाँ जाकर ये अपने बादल जो होते हैं यहाँ वर्षा कराते हैं और इस तरह से ये मानसून आता है। तो ये तो थी तापीय परिकल्पना, मतलब ताप के कारण जो न्यून वायुदाब का केंद्र बनता है और अधिक वायुदाब का केंद्र होता है, वहाँ से हवाएं न्यून वायुदाब की तरफ दौड़ती हैं और वो जल से आती है, इसलिए जलीय भाग से आर्द्रता ग्रहण करती है और फिर स्थलीय भाग में आकर वर्षा कराती है। तो ये तो होती है तापीय परिकल्पना। और कौन सी परिकल्पना है, अच्छा ये तो थी गर्मी की स्थिति, गर्मी के अंदर ये स्थिति थी। शीत ऋतु में इसका उल्टा होता है। शीत ऋतु में ये प्रक्रिया विपरीत हो जाने से पवनों की दिशा भी विपरीत हो जाती है। शीत ऋतु में स्थलीय भागों की शीघ्र ठंडे हो जाने से उच्च दाब तथा जलीय क्षेत्रों में के अपेक्षाकृत गर्म रहने से वह निम्न वायुदाब बन जाता है। अतः पवनें स्थल से जल की ओर चलने लगती है। इन पवनों का उद्गम स्थल से होने के कारण ये शुष्क होती है, अतः सामान्यतः इन पवनों से वर्षा नहीं होती। समझे बात को, ये क्या कह रहा है कि शीत ऋतु में जो होती है वो स्थलीय भाग जल्दी ठंडे होते हैं, स्थलीय भाग जल्दी ठंडे हो गए। तो स्थलीय भाग जहाँ ठंडा रहेगा मौसम, वहाँ पर क्या रहेगा, न्यून वायुदाब रहेगा। जहाँ पर ठंडक रहेगी वहाँ पर उच्च वायुदाब रहेगा, सॉरी, जैसे यहाँ सर्दियों में यहाँ पर उच्च वायुदाब रहेगा और यहाँ पर न्यून वायुदाब रहेगा, यहाँ पर न्यून वायुदाब। तो अब हवाएं सर्दियों में इधर से इधर चलेगी, गर्मियों में इधर से इधर जा रही थी, सर्दियों में इधर से इधर आ रही है। समझ गए ना, दोनों चीज़ उल्टी है। इसको थोड़ा सा समझना, आप इस स्थिति को समझ लेना कि सर्दियों में तो इधर से इधर जा रही है और गर्मियों में तो इधर से इधर जा रही है और सर्दियों में, देखो एक बार वापस बता देता हूँ, गर्मियों में हवा का प्रवाह यूँ होता है, यूँ होता है, और सर्दियों में हवा का प्रवाह यूँ होता है, यूँ यूँ। तो क्योंकि देखो ये ज़मीन से आ रही है, यहाँ पर कोई जल नहीं है, तो आर्द्रता कहाँ से ग्रहण करेगी, इसीलिए ये सूखी होती है। तो 6 महीने तो हवाएं इधर से इधर चल रही है और 6 महीने इधर से इधर चलती है। समझ गए। तो ये तो थी तापीय परिकल्पना, ताप के कारण मानसून आता है, तापीय परिकल्पना। तो मेनली अपने को यही ध्यान रखना है, यही मेन कंसेप्ट है। अब देखो यहाँ पर बता भी रखा है, देखो नक्शे में बता रखा है। देखो जैसे ये वाली जो स्थिति है, ये वाली जो स्थिति है, ये वाली स्थिति ये ग्रीष्म ऋतु में बनती है और ये वाली शरद ऋतु में बनती है। ग्रीष्म ऋतु में मतलब यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में तेज़ गर्मी पड़ती है और तेज़ गर्मी पड़ने के कारण हवा गर्म होकर ऊपर उठ गई, तो यहाँ पर न्यून वायुदाब का केंद्र बन गया, मतलब कम वायु दाब रहता है, यहाँ पर न्यून वायुदाब रहता है। तो अब क्या करेगी, यहाँ पर है उच्च वायुदाब, उच्च वायुदाब, यहाँ पर उच्च वायुदाब है जल के अंदर, क्योंकि यहाँ ठंडक बनी रहती है। तो अब हवाएं क्या करेगी, जहाँ पर भी उच्च, हवा का नियम होता है उच्च दाब से निम्न वायुदाब की तरफ दौड़ना। तो अब ये हवाएं इधर से इधर जा रही है, आपको दिख रहा है इस मैप में, दिख रहा है इधर से इधर जा रही है। तो इसका मतलब ये तो ग्रीष्म ऋतु में स्थिति है।
6 महीने हवाएं जल से स्थल की ओर चल रही है। सर्दियों में इसका जस्ट उल्टा कर लो, यहाँ पर उच्च वायुदाब हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्थल जल्दी ठंडे होते हैं, और यहाँ पर रहेगा न्यून वायुदाब, यहाँ पर न्यून वायुदाब रहेगा यहाँ पर। तो अब हवाएं क्या करेगी, अब इधर से इधर चलने लगेगी, इधर से इधर चलने लगेगी। तो ये है आपके शरद ऋतु में और ये है आपके ग्रीष्म ऋतु में। दोनों को आप मैप से समझ सकते हैं, अच्छे से दिया हुआ, आप चाहे जैसे समझ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आगे चलते हैं अपन। अतः ऋतुओं के अनुसार बदली हुई परिस्थितियों को कारण क्रमशः ग्रीष्मकालीन तथा शरदकालीन मानसून की उत्पत्ति होती है। अब है अंत्य उष्ण कटिबंधीय अभिसरण परिकल्पना, ये दूसरी परिकल्पना है। ITCZ बोलते हैं इसको, ITCZ। इसको भी पढ़ने की कोशिश करते हैं, हालांकि थोड़ा समझना थोड़ा हल्का सा कठिन है, लेकिन समझाने की कोशिश करूंगा मैं। जर्मन विज्ञान शास्त्री फ्लोन ने बताया कि भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब भूमध्य रेखीय निम्न दाब की ओर चलने वाली दोनों व्यापारिक पवनों के मिलने से वाताग्र उत्पन्न हो जाता है। यही वाताग्र मानसून की जननी है। ग्रीष्म ऋतु में ITCZ का मतलब क्या है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ITCZ का फुल फॉर्म क्या है, आपसे एग्जाम में पूछ भी सकते हैं। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इसका फुल फॉर्म है। तो ITCZ जो है इसको हिंदी में बोलते हैं अंत्य उष्ण कटिबंधीय अभिसरण परिकल्पना। इसमें क्या होता है अभी बताएंगे आपको। इसमें क्या होता है कि जहाँ पर भूमध्य रेखा होती है, भूमध्य रेखा जो होती है जहाँ पर निम्न दाब होता है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, भूमध्य रेखा पे ज़्यादा पड़ती है। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं, शायद आगे डायग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पर शीत ऋतु में ये वाताग्र न केवल दक्षिणी गोलार्ध में खिसक जाता है, बल्कि वायुदाब पेटिया के दक्षिण की ओर खिसकने के कारण भारत में इस समय उपोष्ण उच्च वायुदाब का प्रभाव बढ़ जाता है। अतः प्रति चक्रवाती दिशा उत्पन्न होने से उत्तर पूर्वी मानसून चलते हैं। इस प्रकार फ्लोन के अनुसार मानसून पवनों की दिशा में मौसमी परिवर्तन तापीय कारणों से न होकर ग्रहीय वायुक्रम में व्यापारिक पवनों के पुनर्स्थापना का प्रतीक है। यह फ्लोन की परिकल्पना कहलाती है। देखो समझो बात को, ये क्या है, यहां पर आप देखिए, यहाँ पर इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये लाइन है ITCZ। ITCZ का मतलब हो गया वही इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स। ये लाइन क्या है, जहाँ पर ये स्थिति है गर्मियों की। कब की स्थिति है, गर्मियों की। ये लाइन क्या होती है, सर्दियों में लगभग यहाँ होती है, सर्दियों में यहाँ होती है, इससे भी नीचे होती है, इससे भी नीचे होती है सर्दियों में, ठीक है ना। और गर्मियों में ये खिसक के कहाँ शिफ्ट हो जाती है, यहाँ शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ शिफ्ट होने से होता क्या है, यहाँ शिफ्ट होने से एक बार देखिए, इसको पूरा ले लेते हैं। देखो यहाँ शिफ्ट होने से क्या होता है कि यहाँ पे न्यून वायुदाब बनता है। जहाँ जहाँ ये लाइन जाएगी ना, वहाँ वहाँ न्यून वायुदाब बनेगा। जहाँ से ये लाइन निकल रही है ITCZ, ये इसका संकेत है कि वहाँ पर न्यून वायुदाब है। तो एक्चुअल में सर्दियों में ये नीचे की तरफ होती है, सर्दियों में ये नीचे की तरफ होती है, नीचे की तरफ होती है। और गर्मियों में ये शिफ्ट होकर कहाँ चली जाती है, ये ऊपर चली जाती है। अब फ्लोन साहब क्या कहते हैं, फ्लोन साहब कहते हैं कि ये जो भूमध्य रेखा है ना, ये भूमध्य रेखा यहाँ से जब जो आपके व्यापारिक जो पछुआ जो पवने व्यापारिक जो पवने हैं, जो व्यापारिक पवने चलती हैं, वो क्या करती है कि बंगाल की खाड़ी से यहाँ से जो ये हवाएं चलती है, ये हवाएं क्या करती है, जैसे ही इस भूमध्य रेखा को पार करती है, तो फ्लोन के नियम के अनुसार ये अपने दाईं तरफ घूम जाती है। देखो ये अभी इधर से इधर जा रही है, यूं जा रही है, लेकिन इसको जैसे ही पार किया तो फ्लोन के नियम के अनुसार ये किधर घूम गई, इधर घूम गई, और इधर क्या है, भारत है। तो ये सब देखो
तीर के जो चिन्ह दिख रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? फ्लोन के नियम के अनुसार जैसे ही भूमध्य रेखा को क्रॉस करते हैं इनकी दिशा बदल जाती है और ये भारत की तरफ आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ITCZ यहाँ से गुजर रही है और ITCZ गुजर रही है, इसका मतलब यहाँ पर निम्न वायुदाब है। तो निम्न वायुदाब है तो हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर दौड़ती है। जब ये सर्दियों में, ये ITCZ सर्दियों में जब यहाँ खिसक जाएगी तो हवाएं यूं उल्टी चलने लगेगी और वही फ्लोन के नियम के अनुसार इसको जैसे ही पार करेगी तो हवाएं यूं घूम जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये है ITCZ की परिकल्पना। इसके अनुसार मानसून आता है, क्योंकि ये जो ITCZ है ये ऊपर खिसक जाता है गर्मियों में, तो यहाँ पर निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है ITCZ की जो परिकल्पना है वो फ्लोन के नियम के अनुसार जो पवनें हैं वो अपने दाईं तरफ घूम जाती हैं। डोलड्रम जो हवाएं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो व्यापारिक पवनें हैं वो क्या करती है, अपने दाईं ओर घूम जाती हैं। अब है जेट स्ट्रीम परिकल्पना, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका भी सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया है जीके के अंदर, तो इसको भी आप अच्छे से समझें। इस परिकल्पना में मानसून की उत्पत्ति के लिए केवल धरातलीय जलवायु दिशाओं को ही उत्तरदायी नहीं मानकर क्षोभ मंडल में वायु प्रवाह को भी महत्वपूर्ण माना गया है। इसे उच्च स्तरीय वायु संचरण कहा जाता है। इस संचरण में वायु की एक तीव्र प्रवाह वाली धारा चलती है जिसे हम जेट स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार जेट स्ट्रीम हिमालय व तिब्बत में उच्च स्तरीय वायु संचरण का प्रमुख अंग है। कोटेश्वरम, पंत, रामामूर्ति, रामास्वामी, फ्लोन, हैमिल्टन आदि वैज्ञानिकों ने क्षोभमंडल में, इनके नाम भी याद कर लेना, ये भी पूछा गया है एक बार। क्या क्या नाम है? कोटेश्वरम, पंत, रामामूर्ति, रामास्वामी, फ्लोन, हैमिल्टन आदि वैज्ञानिकों ने क्षोभमंडल में चलने वाली जेट स्ट्रीम का मानसून से घनिष्ठ संबंध माना है। उच्च स्तरीय वायु संचरण के अंग के रूप में जेट स्ट्रीम पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती रहती हैं। इसका मार्ग मौसम के अनुसार थोड़ा परिवर्तित होता रहता है। हमारी ग्रीष्म ऋतु में इसका संपूर्ण प्रवाह तिब्बत के पठार के उत्तर में सीमित रहता है और हमारी शीत ऋतु में वायुदाब व पवनों की पेटियों के दक्षिण की ओर खिसक जाने के कारण जेट स्ट्रीम का प्रवाह भी दक्षिण की ओर खिसक जाता है। किंतु तिब्बत के पठार की उपस्थिति कारण ये दो शाखाओं में विभक्त हो जाता है। एक शाखा तिब्बत के पठार के उत्तर में और दूसरी शाखा तिब्बत के पठार के दक्षिण में प्रवाहित होने लगती है। शीत ऋतु में सूर्य का दक्षिणायन हो जाता है, अर्थात सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। इसके परिणाम स्वरूप सभी वायुदाब की पेटियां एवं उनके अनुरूप सभी पवनों की पेटियां दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं। इस ऋतु में जेट स्ट्रीम का प्रवाह भी दक्षिण की ओर खिसकता है और दक्षिण की ओर खिसकने पर तिब्बत के पठार की स्थिति के कारण जेट स्ट्रीम दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। इसकी उत्तरी शाखा तिब्बत के पठार के उत्तर में चलती है, ये अपेक्षाकृत क्षीण होती है। अब यहाँ पर देखिए, दूसरी शाखा तिब्बत के पठार के दक्षिण में चलती है और पवनों की पेटियों के दक्षिण की ओर खिसकने के कारण जेट स्ट्रीम का यह दक्षिणी प्रवाह 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य होने लगता है। जेट स्ट्रीम की यही दक्षिणी शाखा शरदकालीन मानसून को उत्पन्न करती है। भारत में उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले चक्रवातीय विक्षोभों का प्रवेश भी जेट स्ट्रीम की इस धारा की ही देन है। तो अब यहाँ पर देखिए, डायग्राम के माध्यम से समझिए। शरदकालीन जेट स्ट्रीम तो क्या है? ये देखिए तिब्बत का पठार है और ये तिब्बत का पठार है और ये जेट स्ट्रीम वायुमंडल में चलने वाली हवाएं हैं, बहुत ऊपर चलती है। तो ये जो आपको एरो दिख रहा है, चिन्ह दिख रहा है, ये शीत ऋतु में क्या होता है, यहाँ से देखिए, यहाँ से भी जा रहा है। शरद ऋतु में क्या होता है, ये दो भागों में बढ़ जाता है। शरद ऋतु में इसका एक पार्ट तिब्बत के पठार के कारण टकराकर ऊपर की ओर निकल जाता है, वो थोड़ा क्षीण होता है, उसके लिए डॉट डॉट बनाया है, वो क्षीण होता है। जबकि यहाँ पर थोड़ा डार्क बनाया है, इसका कारण है कि ये स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसके साथ में ही जो पश्चिमी विक्षोभ की जो हवाएं आती है, जो भूमध्य सागर से उड़ती है, वो इसी के साथ में जेट स्ट्रीम के साथ में ही आती है और भारत में आकर क्या कराती है, वर्षा कराती है। तो शरदकालीन जेट स्ट्रीम और मानसून
इस जेट स्ट्रीम हवा जो वायुमंडल में चलती है, क्षोभ मंडल में चलने वाली जेट स्ट्रीम धाराएं हैं, उसके कारण होता है। गर्मियों में ये तिब्बत के पठार के उत्तर में रहता है, इसीलिए यहाँ पर कोई वर्षा नहीं होती है। और सर्दियों में ये दक्षिण में खिसक जाता है और टकराकर, क्योंकि वायुदाब की पेटियाँ और वो सब नीचे खिसक जाती है, तो ये भी नीचे खिसक जाता है और दो भागों में बढ़ जाता है तिब्बत के पठार के टकराने के कारण। एक भाग ऊपर वाला जो क्षीण रहता है और जो नीचे वाला भाग है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है, जिसके कारण पश्चिमी विक्षोभ या मावट होती है। तो जेट स्ट्रीम के कारण ही यहाँ पर शरतकालीन मानसून आता है। अब ये इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये मेनली वो समझने की बात है। अब देखो, ये ग्रीष्म काल में जेट स्ट्रीम ऊपर के ऊपर चल रही है, यहाँ पर डायग्राम में दिखा रखा है, ये ऊपर के ऊपर चल रही है, तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है, यहाँ पर कोई बात नहीं है। अब जो इम्पोर्टेंट, देखो परिकल्पनाएं सारी इम्पोर्टेंट हैं, जो आईटीसी जेट वाली है वो भी इम्पोर्टेंट है, तापीय परिकल्पना वो भी इम्पोर्टेंट है, और जेट स्ट्रीम वाली परिकल्पना ये भी इम्पोर्टेंट है, और अल नीनो और ला नीनो ये तो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सीधा सवाल क्या आता है इसमें, सीधा सवाल आता है कि हमें ये बताइए आप कि भारत में मानसून कमज़ोर रहेगा, इसका मुख्य कारण क्या है, अल नीनो या ला नीनो? या दो ऑप्शन और होते हैं, लेकिन स्टूडेंट जो है अल नीनो और ला नीनो के चक्कर में फंस जाते हैं और इसका सही आंसर नहीं दे पाते। देखो, इसका सूत्र सीधा मैं बता देता हूँ। ला नीनो का मतलब, ला का मतलब क्या है, लाना, यानी अधिक वर्षा लाना, ला नीनो के कारण होता है। अल नीना, अल नीनो मतलब अल्प हम बोलते हैं, अल्प, अल्प का मतलब अल से जोड़ो, तो अल्प मतलब अल नीनो रहेगा जब भारत में मानसून कमज़ोर रहेगा, और ला नीनो रहेगा जब भारत में मानसून स्ट्रोंग रहेगा। इसको इस ट्रिक से ही याद कर ले कि जब ला नीनो रहेगा तब भारत में लाने की बात कहेगी, मतलब वर्षा ज़्यादा लाने की बात होगी, तो इसका मतलब भारत में मानसून बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग रहेगा। और अल मतलब कम, यानी कम होता है, तो भारत में जब अल नीनो की स्थिति रहेगी तब भारत में वर्षा कम होगी, सूखा और अकाल पड़ने की स्थिति होगी। अब एक तो उसको पूरा समझना, अल नीनो और ला नीनो होता क्यों है, उसकी पूरी एक थ्योरी है, लेकिन उसको समझने के बजाय हम इतना समझ ले तो अपना काम एग्ज़ाम में हो जाएगा। ला नीनो मतलब अधिक स्ट्रॉन्ग मानसून, अल नीनो मतलब कमज़ोर मानसून, इतना सा आप समझ ले तो भी एग्जामिनर केवल इतना सा ही सवाल पूछता है कि अल नीनो से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और ला नीनो से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसको मैं पूरा समझा सकता हूँ, लेकिन बहुत समय लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं केवल डायग्राम पे चलता हूँ सीधा। देखिए, यहाँ पर डायग्राम बना रखा है, यहाँ पर देखो, इसका मतलब क्या है, देखो आपको नज़र आ रही होगी, ये तीर के चिन्ह बड़ा है, ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा, ये छोटे होते जा रहे हैं इधर से इधर, मतलब कमज़ोर मानसून। और अब इसमें देखिए, आप इसमें देखिए, ये तीर के चिन्ह आपके इधर छोटे हैं, इधर बड़े होते जा रहे हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग मानसून। स्ट्रॉन्ग मानसून कब होएगा, जब ला नीनो रहेगा, ला नीनो। एक बार अच्छे से आप इसको, वीडियो को स्किप करके आप इसको पढ़ लेना, ला नीनो और अल नीनो क्या होता है, स्किप करके वीडियो को पढ़ लेना, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, अल नीनो का यांत्रिकी प्रभाव, ये पढ़ लेना अच्छे से, वीडियो को स्किप करके, यहाँ पर मैंने रोक दिया, आप वीडियो को रोक लेना, और उसके बाद में ये पढ़ने के बाद में आप अल नीनो पढ़ लेना, इसको देख लेना आप, इसको भी देख लेना अच्छे से, ला नीनो का प्रभाव, यांत्रिकी प्रभाव क्या होता है। अगर आपको बहुत एसएसटी के विद्यार्थी हो तो आपको समझना चाहिए, लेकिन फर्स्ट पेपर वालों के लिए इतना ज़रूरी नहीं है। इसको पढ़ लेना आप, ला नीनो को, ये यांत्रिकी प्रभाव बता रखा है इसका। आप ऐसा मत सोचना सर को आता नहीं है, पूरा आता है, लेकिन बहुत समय लग जाएगा। अरब सागर की मानसूनी पवनें, अरब सागर से उत्पन्न होने वाली मानसूनी पवनें, अरब सागर से उत्पन्न होने वाली मानसूनी पवनें आगे 3 शाखाओं में बढ़ जाती हैं।
इसकी एक शाखा पश्चिमी घाट रोकते हैं। ये पौने पश्चिम घाट, जैसे ये भारत है ना, ये भारत है, तो इसकी ये पश्चिमी घाट है, ये यहाँ पर पश्चिमी घाट है, तो इसकी एक शाखा तो पश्चिमी घाट रोकते हैं। ये पौने पश्चिमी घाट की ढलानों पर 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती हैं, अतः ये पौने तत्काल ठंडी होकर सह्याद्री की पौना अभिमुखी ढाल तथा पश्चिमी तटीय मैदान पर भारी वर्षा करती है। इस घनघोर वर्षा को मानसून का फटना कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, मानसून का फटना क्या होता है? इस घनघोर वर्षा को क्या कहते हैं? मानसून का फटना कहते हैं। पश्चिमी घाट को पार करने के बाद ये पवनें नीचे उतरती हैं और ये गर्म होने लगती हैं, और इससे इन पवनों की आर्द्रता में कमी आ जाती है। परिणाम स्वरूप पश्चिमी घाट के पूर्व में इन पवनों से नामात्र की वर्षा होती है। कम वर्षा का ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। समझे आप बात को? ये भारत है, तो ये यहाँ पर पश्चिमी घाट है, मान लो ये यहाँ पर, तो इसकी इस साइड तो भयंकर वर्षा होगी, लेकिन इस साइड जो है बिल्कुल वर्षा नहीं होगी। तो इस साइड जो वर्षा नहीं होगी तो इस क्षेत्र को बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश, और इस साइड भयंकर वर्षा होती है एकदम से, तो उसको बोलते हैं मानसून का फटना। ये दोनों चीज़ आप नोट डाउन कर लेना, मानसून का फटना और वृष्टि छाया प्रदेश। अरब सागर से उठने वाली मानसून की दूसरी शाखा मुंबई के उत्तर में नर्मदा और ताप्ती नदियों की घाटियों से होकर मध्य भारत में दूर तक वर्षा कराती है और आगे जाकर बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से मिल जाती है। तीसरी शाखा सौराष्ट्र, प्रायद्वीप और कच्छ से टकराती हुई अरावली के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान को लांघती हुई बहुत कम वर्षा करते हुए पंजाब, हरियाणा में ये बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती है। अब बंगाल, ये तो अरब सागर से आने वाला मानसून था। अब बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी पवनें, बंगाल की खाड़ी से की मानसूनी पवनों की शाखा म्यांमार के तट और दक्षिणी पूर्वी बांग्लादेश के एक थोड़े से भाग से टकराती है, किंतु म्यांमार के तट पर स्थित अराकान पहाड़ियों इस शाखा के एक बड़े हिस्से को भारत के उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित कर देते हैं। इस प्रकार मानसून पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में दक्षिणी पश्चिमी दिशा की अपेक्षा दक्षिणी पूर्वी दिशा से प्रवेश करती हैं। फिर इसकी एक शाखा गंगा के मैदान के साथ साथ पश्चिम की ओर बढ़ती है और पंजाब के मैदान तक पहुंचती है। इसकी दूसरी शाखा उत्तर व उत्तर पूर्वी ब्रह्मपुत्र घाटियों में बढ़ती है। ये शाखा यहाँ के विस्तृत क्षेत्रों में वर्षा कराती है। अब देखिए, अक्टूबर और नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन या मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, मानसून प्रत्यावर्तन का काल क्या कहलाता है? अक्टूबर और नवंबर का जो महीना है वो मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहलाता है। मतलब शीत ऋतु में परिवर्तन होता है, गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन, या इसको मानसून प्रत्यावर्तन का काल बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम सामान्यतः लौटते हुए मानसून या पीछे हटते हुए मानसून का काल मानते हैं। मानसून वापसी होने से आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है। दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रातें ठंडी और सुहावनी होती है। स्थल अभी भी आर्द्र होता है। उच्च तापमान और आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असह्य हो जाता है। इसे सामान्यतः कवार की उमस बोलते हैं। जब ये अक्टूबर और नवंबर का महीना होता है तो तब उमस होती है थोड़ी, तो इसको बोलते हैं कवार की उमस, तो के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान तेजी से गिरने लगता है। तो ये आपके था मानसून का जो सिस्टम था पूरा मैंने बताया आपको। वीडियो कैसा लगा मुझे आप बताना कमेंट बॉक्स में ज़रूर। ये मानसून जो भारत में आता है उसकी परिकल्पना थी। इसको बार बार रिवीजन करें, अच्छे से याद करें तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद। अच्छा, आपके कुछ डाउट्स होंगे तो वो बताना। इसमें देखो एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ मैं। इसमें सबसे ज़्यादा देखो, अभी देखो क्वार की उमस आई, ये इंपॉर्टेंट है, कवार की उमस इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर और नवंबर का महीना मानसून प्रत्यावर्तन का काल या पीछे हटते हुए मानसून का काल या लौटते हुए मानसून का काल कहलाता है। और इसमें और इम्पोर्टेंट क्या है, एक तो बंगाल की खाड़ी से जो मानसूनी पवन आती है वो इम्पोर्टेंट है, और दूसरी जो अरब सागर से आती है तो अरब सागर वाली इम्पोर्टेंट है।
इसके बाद में ये जो आपके यांत्रिक प्रभाव है, यांत्रिक प्रभाव, ला नीनो अधिक वर्षा लाता है, अल नीनो कम वर्षा लाता है। इसको ऐसे याद कर ले, अल नीनो कम वर्षा लाता है, ला नीनो ज़्यादा वर्षा लाता है। इसका इफ़ेक्ट ये है। और जेट स्ट्रीम, अल नीनो ला नीनो के हो गए। उसके बाद में जेट स्ट्रीम, ग्रीष्म काल में जेट स्ट्रीम जो हवाएं हैं वो भारत में वर्षा नहीं कराती है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में जो चलती हैं वो भारत में वर्षा कराती है। ये देखिए भारत में जो पश्चिमी विक्षोभ आता है, जो भारत में माउट होती है, वो इसी जेट स्ट्रीम के प्रभाव के कारण ही होती है। तो ये भी एक परिकल्पना है, इसको भी आप याद रखें अच्छे से। और दूसरा जेट स्ट्रीम की परिकल्पना हो गई। और ये आपके जेट स्ट्रीम का डायग्राम है, इसमें आईटीसी जेट कैसे ऊपर नीचे खिंच सकता है, इसका वीडियो भी यूट्यूब पे दे रखा है, उसको भी देखें। फ्लोन का नियम आप याद रखें। इसके अलावा आईटीसी जेड और ये एक तापीय परिकल्पना जो आपको पता है ये कॉमन है। तो ये कौन सी परिकल्पना है? अच्छा, इसमें आप इसमें आईटीसी जेड की परिकल्पना वाले जो देने वाले विद्वान थे उनके नाम आपको याद करने हैं अच्छे से। तो इसके साथ में कोई डाउट हो तो मुझे आप मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। पुरानी वीडियो मेरे नंबर मिल जाएंगे। धन्यवाद।